A warm welcome friends to our YouTube channel Expiring Minds। ये हमारा लेक्चर जो है वो फिज़िक्स पे फोर्स, मोशन एंड फ्रिक्शन का है। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है उसका। हम लोग ने पार्ट 1 कर लिया है, जहाँ पे हम लोग ने काफ़ी कुछ बात की थी। रिलेटिव मोशंस की बात की थी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, स्पीड वेलोसिटी की बात की थी। तो उस लेक्चर में हम लोग ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पे लेक्चर अपना जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था, राइट? यहाँ तक हमारा हो गया था। अब हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर पाथ में घूमता है ना, तो उसी ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये है यूनिफॉर्म, एक मतलब कि यूनिफॉर्म यानी एक जैसी वेलोसिटी, ना ज़्यादा चेंज हुई है ना कम हुई है, राइट? एक जैसी वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसी मोशन को कहते हैं, गोल 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 वाले मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट? अब देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम, यूसीएम इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली दो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन सेम। अब देखिए क्या होता है ना जी, जो बॉडी है ना, ये क्या होती है, गोल गोल जब घूम रही है, ये गोल गोल घूम रही है, तो इसकी इस पे इधर इधर वेलोसिटी क्या है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, अब हम लोग को मालूम है कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट? ये वेलोसिटी होती है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, टाइम। तो अब देखिए, ये क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली दाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो है, वेलोसिटी का जो है वो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड यानी उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड सॉरी सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखिए, पहले पहले इधर जा रही है, इधर वेलोसिटी, फिर इधर वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी, यानी जो कि क्या है कि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसे कहेंगे चेंजिंग वेलोसिटी। और हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का कैसे चेंज हो रही है? उसके डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, तो इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है। और इसीलिए इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ऐसे बॉडी घूम रही है, इसी को कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो अब एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम। ठीक है, टाइम पीरियड देखिए क्या होता है, टाइम टेकन बाय द बॉल और ऑब्जेक्ट, कितना बॉल या ऑब्जेक्ट टाइम लेता है टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन यानी एक, यहाँ मान लीजिए अगर बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई है और एक ये यहाँ पे आके खत्म हुई, तो एक रेवोल्यूशन, एक गोल आई, पूरा एक रेवोल्यूशन। ठीक है, इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल ऑफ मोशन, यानी अगर इसका रेडियस है, इस सर्कुलर मोशन का रेडियस आर है, देन द टाइम पीरियड ऑफ बॉल विल देन द टाइम टी अ बॉल विल कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 2 पाई आर। यानी टी पीरियड में, टाइम पीरियड में, टी टाइम में 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, 2 पाई आर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है, पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है
22/7, ठीक है। तो 2 पाई आर यानी एक टाइम पीरियड रेवोल्यूशन में ये 2 पाई आर डिस्टेंस, जिसमें आर क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में डिस्टेंस कवर होगी इतना। देखिए अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अ बॉल टेक्स टू कंप्लीट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी बार ये घूमती है बॉल, मतलब यहाँ से शुरू हो के यहाँ से ऐसे 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 एक रेवोल्यूशन, दो रेवोल्यूशन, यहाँ से 3 रेवोल्यूशन। तो 1 सेकेंड में ये मान लीजिए अगर 3 रेवोल्यूशन करती है, ठीक है, तो उसी की फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड। ये टी क्या है, टाइम पीरियड, 1/टी, ठीक है, टाइम पीरियड। और यूनिट क्या होती है, याद रखिए, यूनिट फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, हर्ट्स, ठीक है। हर्ट्स होती है फ्रीक्वेंसी की यूनिट। और 1 हर्ट्स मीन्स 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। 1 हर्ट का मतलब 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, राइट। तो वी कैन ऑल्सो गेट एन आइडिया ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग in circle if we know how fast the line joining the object to the center of circle is rotating। अब देखिए क्या एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है कि आपको मैं बताता हूं कि देखिए कि मान लीजिए ये सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है, ठीक है। और इस यहां से मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां से ऐसे ज्वाइन किया गया, ठीक है। तो वो यही चीज ये कह रहा है, यही चीज कह रहा है कि इफ वी कैन ऑल्सो गेट एन आइडिया ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कितना तेज एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है सर्किल में। इफ वी नो, अगर हमें पता चले कि हाउ फास्ट द लाइन ज्वाइनिंग, कितनी तेज जो कि लाइन ज्वाइन कर रही है ऑब्जेक्ट को टू द सेंटर ऑफ सर्किल इज रोटेटिंग, ठीक है। तो मान लीजिए कि सेंटर, इस सर्किल को यहाँ सेंटर से ये लाइन ज्वाइन कर रही है। तो तो हम पता लगा सकते हैं इस सर्किल की एंगुलर वेलोसिटी कि कितना तेजी से ये लाइन जो है रोटेट कर रही है, ठीक है। मान लीजिए एक टाइम समय में यहाँ थी और फिर उसके बाद यहाँ पहुंच गई ये लाइन, तो थीटा एंगल इसने कवर कर लिया, ठीक है। मान लीजिए कि क्या बोलते हैं कि ये जो सर्किल है, ठीक है, मान लीजिए सर्किल है, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है सर्किल को, ठीक है। और ए स्टार्टिंग में लाइन तो यहाँ है, अब हमें इस सर्किल की एंगुलर वेलोसिटी पता करनी है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या मान लीजिए कि लाइन एक समय यहाँ थी, यहाँ से ये यहाँ पहुंच गई, ठीक है। तो ये इतना थीटा डिस्टेंस कवर कर ली, ठीक है, थीटा डिस्टेंस कवर कर ली, ठीक है। थीटा पे यहाँ थीटा एंगल बना रही है, थीटा डिस्टेंस कवर कर ली, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है कि कितनी तेजी से ये गोला घूम रहा है, ठीक है। देखिएगा, वी कैन मेजर दिस बाय मेजरिंग द रेट एट विच एंगल सबटेंड एट द सेंटर चेंजेस। इट इज डिनोटेड, एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट इससे करते हैं, ठीक है। और ये होती है थीटा बाय टी, थीटा बाय टी यानी टी यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड। मान तो फिर एक देखिए, ये लाइन एक समय यहाँ थी, एक और फिर यहाँ पहुंच गई, ठीक है। और इतना डिस्टेंस इसने टी टाइम में कवर किया, टी टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया। एक टाइम यहाँ थी, यहाँ टाइम तो थी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कहते हैं, अरे सॉरी, इसको इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, थीटा बाय टी, ठीक है, थीटा बाय टी एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है। तो वेयर थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन इन द यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, टी इज द टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, यही चीज कह रहा है, ठीक है। अब देखिएगा कि अगर थीटा थीटा राइट, थीटा थीटा अगर सॉरी एंगुलर वेलोसिटी थीटा बाय टी है और फ्रीक्वेंसी 1/t है, तो ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, तो एफ टी इज इक्वल टू 1, ठीक है। और फिर f इधर चला आया, ये इधर चला गया, इधर चला आया, तो t इज इक्वल टू 1/f हो गया, राइट, t इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 2 पाई, थीटा की वैल्यू क्या है,
थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई। तो ये जो इक्वेशन है इसको 2 पाई/t लिख सकते हैं, 2 पाई/t, ठीक है, 2 पाई/t। और ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, ये t इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो t इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 1/f। तो 1/f, f ऊपर आ गया, 2 पाई f। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है फाइनली, 2 पाई f, 2 पाई f हो जाती है, ठीक है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, 2 पाई f, 2 पाई f हो जाती है। एंड इन वन रेवोल्यूशन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 2 पाई r डिस्टेंस। एक रेवोल्यूशन में मतलब कि पूरा एक गोलाई यानी यहाँ से ऐसा डिस्टेंस पूरा है 2 पाई r डिस्टेंस ट्रैवल करता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर ऐसा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो लीनियर स्पीड क्या हो जाएगी, एक थी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड क्या हो जाएगी 2 पाई r/t, जिसमें जिसमें 2 पाई r/t, ठीक है, 2 पाई r/t, जिसमें आप 2 पाई/t को ओमेगा लिख सकते हैं, राइट। 2 पाई/t को हम ओमेगा लिख सकते हैं, तो ओमेगा आर हो जाएगी, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, जो कि आपकी लीनियर स्पीड हो जाएगी, ठीक है। अब आइए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे आते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स द फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है इन्हें। स्टैब्लिश द लॉ ऑफ मोशन इन हिज बुक प्रिंसिपिया, PRINCIPA। इन्होंने अपनी प्रिंसिपियल लॉ ऑफ मोशन की बुक में 1687 में ये लॉ दिया था, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ है, अ बॉडी मेंटेन्स इज इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि अगर बॉडी तब तक अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में, ठीक है, मान लीजिए बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी तब तक जब तक कि इस पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता। अनबैलेंस्ड फोर्स, मान लीजिए इसको अभी रेस्ट पे जैसे हमने एक फोर्स लगाई है तो ये बॉडी मूव कर गई, ठीक है। तो अब देखिए पहली बात तो जानिए कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, ठीक है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे इधर से एक फोर्स लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, यानी देखिए ये ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स इधर से लग रही है, एक फोर्स इधर से लग रही है, तो ये मूव नहीं हो रही, ये मूव नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि इधर से लगने वाली फोर्स और इधर से लगने वाली फोर्स दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है। तो F1 F2 बराबर होती हैं बैलेंस फोर्सेस में, ठीक है। अब देखिए अनबैलेंस फोर्सेस में क्या है कि इधर से लग रही फोर्स और इधर से लग रही, तो इधर से थोड़ी ज़्यादा लग गई तो ये इधर तरफ मूव हो गया, इधर से थोड़ी ज़्यादा लग गई इधर मूव हो गया, ठीक है। तो अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, कोई एक फोर्स जो कि बॉडी को एक इधर से लग रही है, एक इधर से लग रही है, जिसमें से अगर F1 ज़्यादा हो जाएगी तो बॉडी इधर मूव हो जाएगी, ठीक है, इधर मूव हो जाएगी बॉडी। और अगर F2 ज़्यादा हो जाएगी तो बॉडी इधर की तरफ खिसक आएगी, ठीक है। तो यही होता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यही कह रहा है कि अ बॉडी मेंटेन्स इज इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब देखिए पहले हम लोग फोर्स की बात करते हैं, फोर्स, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स, ठीक है, फोर्स इट इज अ पुल और अ पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। या तो ये ऐसे पुश होगा, ऐसे पुश कर रहे हैं धक्का देना, या पुल खींचना, पुल या पुश होगा, ठीक है, जो कि बॉडी में एक्सेलरेशन लाता है, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इट डज 3 थिंग्स, फोर्स 3 थिंग्स करती है, ठीक है। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, ये बॉडी को की स्पीड चेंज कर सकती है, बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकती है और बॉडी का शेप चेंज कर सकती है, ठीक है। अब देखिए इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब इनर्शिया एक्चुअली इनबिल्ड होती है
कि जो कि जैसे मान लीजिए कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो कि उस चेंज को, जो कि हम फोर्स अप्लाई करने के लिए उसके खिसका रहे हैं, उसे बदल रहे हैं, उसे चेंज को अपोज करती है, उसी को खाली इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है, याद रखिएगा, इनर्शिया की एसआई यूनिट केजी होती है, केजी। द बॉडी ऑफ ग्रेटर मास हैज ग्रेटर एनर्शिया, मतलब जिस बॉडी का मास ज्यादा है उसकी एनर्शिया भी ज्यादा होगी। ठीक है, अब टाइप ऑफ एनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दो टाइप के एनर्शिया होते हैं, एनर्शिया ऑफ मोशन, एनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, व्हेन अ रनिंग हॉर्स, ठीक है, व्हेन अ रनिंग हॉर्स स्टॉप सडनली द राइडर बेंड्स फॉरवर्ड। अब एक घोड़ा भाग रहा है, घोड़ा रुकता है, ब्रेक मारता है, तो राइडर आगे की तरफ जाता है, राइट। तो क्या हो रहा है कि आप मोशन में हैं, आप मोशन में हैं, ठीक है, आप मोशन में हैं, आप घोड़े के साथ ऐसे जा रहे हैं, घोड़ा तुरंत रुका, रुका तो क्या हुआ, एक फोर्स इधर की तरफ ऐड करी, तो इनर्शिया आपका क्या करता है, एक प्रॉपर्टी होता है कि इसे अपोज करने की कोशिश करता है, तो आप आगे की तरफ झुकते हैं। ठीक है, तो ये है इनर्शिया। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो ये इनर्शिया है। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल दे के पूछता है एग्जाम में। ठीक है, व्हेन अ ट्रेन स्टॉप सडनली द पैसेंजर्स बेंड बैकवर्ड, जैसे कि एक ट्रेन जा रही रुक जाती है, तो पैसेंजर पीछे की तरफ खिसक जाता है, राइट। और अ कोट ऑफ ब्लैंकेट इज बीटन बाय अ स्टिक, द डस्ट पार्टिकल्स आर रिमूव्ड। अब देखिए कोट और कोट क्या होता है, जैसे कि कोट होता है ना, आप पीट के उससे धूल निकालते हैं, राइट। तो कोट में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इनर्शिया उनके इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो बाहर की तरफ गिरते हैं, बाहर की तरफ बाहर आ जाती है धूल। क्या होता है कि आप ऐसे कोट को ऐसे पीटे पीटे ऐसे कोट, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, रेस्ट में है। तो जब आपने इसको ऐसे में दिया तो इसे अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ये गिर जाते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से गिर जाते हैं, धूल अलग हो जाती है, राइट। और आप इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है कि रनिंग हॉर्स, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आप रनिंग हॉर्स पे बैठा भागते हुए घोड़े पे बैठा व्यक्ति आगे की तरफ बेंड हो जाता है, यही कह रहा। और ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, जो कोट पे लगे धूल मिटाते हैं हम लोग, उसकी वजह से, राइट। अब देखिए, अब देखिए मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज momentum of an object is the product of its mass and velocity and has the same direction and that of the velocity। momentum क्या है, mass into velocity का प्रोडक्ट, मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, और इसकी डायरेक्शन वही डायरेक्शन है जो कि वेलोसिटी की है। क्यों, क्योंकि देखिए एम तो क्या है आपका, मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम का भी क्या होगा, डायरेक्शन वेलोसिटी की तरफ ही होगा, राइट। मैंने पहले लेक्चर में बताया था स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, अब न्यूटन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर सेकेंड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास। तो 1 न्यूटन फोर्स क्या होती है कि वो एक जो कि प्रोड्यूस करती है इतना एक्सेलरेशन, मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का एक्सेलरेशन 1 kg बॉडी पे, 1 kg बॉडी पे जो एक्सेलरेशन 1 न्यूटन फोर्स, मतलब 1 न्यूटन फोर्स 1 kg बॉडी पे 1 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो 1 न्यूटन फोर्स कितना हो जाता है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एसआई यूनिट मोमेंटम की क्या हो जाती है, मास की एसआई यूनिट होती है kg, और वेलोसिटी की मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट होती है। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाती है, kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
न्यूटन सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी एज एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। यानी अगर एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है, राइट। तो वो मोमेंटम क्या होता है कि प्रोपोर्शनल होता है, जो कि चेंज होता है मोमेंटम, वो प्रोपोर्शनल होता है जितनी हम फोर्स लगाते हैं, जितनी हम ताकत लगाते हैं ऑन अ बॉडी इन द डायरेक्शन, और वो मोमेंटम क्या होता है, चेंज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। दिस लॉ गिव मैग्नीट्यूड एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो बेसिकली यही F इज इक्वल टू एम ए जो नहीं है, F इज इक्वल टू एक बॉडी पे हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, और उस फोर्स की वजह से चेंज हुई बॉडी का मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी, बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ, ठीक है। तो वही जो कितना मोमेंटम चेंज होगा वो डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, जितनी फोर्स लगाई जाएगी उतना ही मोमेंटम चेंज होगा। यही होता है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। दिस लॉ गिव्स मैग्नीट्यूड एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी अब एक एक्शन आप कुछ फोर्स लगाते हैं तो उसी फोर्स के इक्वल एंड ऑपोजिट आपको एक रिएक्शन मिलता है, ठीक है। जैसे आप रिकॉयल ऑफ द गन देख सकते हैं, एग्जाम्पल याद रखिएगा थर्ड लॉ का, रिकॉयल ऑफ गन, मोशन ऑफ रॉकेट, ठीक है। स्विमिंग कि आप क्या करते हैं, आप हाथ से पानी को पीछे करते हैं स्विमिंग में, तो एक आगे आप जाते हैं, ठीक है। आप पीछे फोर्स लगा रहे हैं, हाथ से आप पानी पीछे करते हैं ना, स्विमिंग ऐसे होती है, हाथ से पानी पीछे किए तो आपने एक पीछे फोर्स लगाया जिसकी वजह से आप आगे बढ़े। तो वही लॉ है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ही है ये पूरा, कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन के बाद का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, इसी को कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ बॉडीज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। यानी अगर कोई, अभी हम लोग ने पिछले बार पढ़ा था ना, मोमेंटम फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। जितना फोर्स होगा उतना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। अब यहाँ कह रहा है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कोई बाहरी फोर्स अब सिस्टम ऑफ अ बॉडीज पे नहीं एक्ट होती, देन द टोटल लीनियर मोमेंटम, लीनियर मीन्स कि ऐसा लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखिए क्या है कि ये बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, इसकी यूनिफॉर्म ये एम बी मास है, यू बी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। बिफोर कोलिजन बॉडी फिर आपस में कोलाइड करती है, तो ये बॉडी इस पे फोर्स लगाती है, ये बॉडी इस पे फोर्स लगाती है, लेकिन जैसे ये दोनों बॉडी अलग होती हैं तो क्या होता है कि इनमें चेंज इन वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है, ड्यू टू कोलिजन, ठीक है। बट इनका जो टोटल मोमेंटम रहता है, टोटल लीनियर मोमेंटम होता है, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता लीनियर मोमेंटम। तो यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यही कहता है, ठीक है। अब देखिए फ्रिक्शन की बात करते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है। तो फ्रिक्शन को बहुत जल्द हम कंप्लीट करते हैं जल्दी से। फ्रिक्शन क्या होता है, अब फ्रिक्शन विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कांटेक्ट, जो कि दो बॉडी एक साथ अगर कांटेक्ट में है, जैसे ये बॉडी और ये बॉडी एक कांटेक्ट में है, तो इनके बीच ये यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन लगता है, जो कि टू बॉडी, ठीक है, इज ऑलवेज अप्लाइड टू द फ्रिक्शन जो होता है ये हमेशा जो भी मूवमेंट होता है इसके अपोजिट, मान लीजिए कि ये एक कांटेक्ट है, ये दूसरा कांटेक्ट है, ठीक है। तो क्या है कि जब आप इस पे फोर्स लगाएंगे ना, इस पे इधर, तो ये बॉडी इधर मूव कर रही, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, बॉडी इधर मूव कर रही है, फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, बॉडी इधर मूव कर रही है। तो यही है, इज ऑलवेज अपोजिट टू द अप्लायर ऑफ द मोमेंट। अब देखिएगा जैसे कि आपने ये व्हील है, इसको इधर तरफ पुश किया, ठीक है,
ये इधर की तरफ पुश किया तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है। हमने बॉडी को इस तरफ पुश किया, ये ऐसे रोल हुई तो इधर लग रहा है, इधर लग रहा है फ्रिक्शन। तो हमेशा जिस भी तरफ बॉडी, क्योंकि बॉडी ऐसे घूम रही है, तो बॉडी के मूवमेंट के ऑपोजिट फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। अब देखिए फ्रिक्शन से कुछ पॉइंट है कि फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इरेगुलरिटीज ऑन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, यानी कि इरेगुलरिटीज मतलब कि कोई खुरदुरेपन, कि एक प्लेन सरफेस नहीं है, उबड़ खाबड़ सरफेस है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेट, जितना वेट होगा बॉडी का उतना ही फ्रिक्शन लगेगा बॉडी पे, ठीक है, ये कह रहा है। याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कितने टाइप के। स्टैटिक फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज इंट्रोड्यूस व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इट्स वैल्यू बिकम्स मैक्सिमम व्हेन द अप्लाइड फोर्स ऑन बॉडी इज सच दैट द बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या मतलब, जैसे कि बॉडी है, ठीक है, बॉडी है, ठीक है, ये मान लीजिए एक बॉडी है, ये एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, ये ऐसी रखी है। तो क्या होगा कि अभी देखिए, अभी हम फोर्स, हल्का हल्का फोर्स लगा रहे, हिल नहीं रही, हल्का हल्का फोर्स लगा रहे, हिल नहीं, जैसे ही थोड़ा तेल लगाए तो हिल गई बॉडी, राइट। तो क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो कि बॉडी जब थोड़ी रेस्ट पे रहती है तो लगता है, और ये मैक्सिमम कब होता है जबकि बॉडी जस्ट जस्ट मूव करने वाली है, ऐसे जस्ट जस्ट ऐसे, मतलब कि जैसे मूव कर गई, तो उस टाइम क्या हो जाता है, उस टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। और उसी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज इंट्रोड्यूस व्हेन देयर इज no relative motion is called static friction. It value becomes maximum when the applied force on the body is such that the body is about to slide, देखिए, and maximum value of static friction is called limiting friction, ठीक है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन यानी जब बॉडी ऐसे रुकी हुई होती है और जब धीरे से चलने वाली होती है उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं, द फ्रिक्शन विच एक्ट्स व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस of another body is called the kinetic friction. Its value is lower than the limiting friction, ठीक है। अब देखिए जैसे ये बॉडी ऐसे स्लाइड हो रही है, ऐसे स्लाइड हो रही है, ठीक है, तो स्लाइड हुई, कुछ दूरी चल के रुक गई। तो जब ये स्लाइड हो रही है, ये स्लाइड हो रही है, तो जो इस पे फ्रिक्शन लग रहा है उसे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। इस थोड़ी सी दूरी चलने के बाद क्या हो जाती है, बॉडी रुक जाती है, क्यों, काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती है बॉडी, ठीक है। ऐसे देखिए, ऐसे मैंने इसको किया, ये यहाँ पे आके रुक गई, यहाँ चली, यहाँ पे आके रुक गई, राइट। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन, जब ऐसे बॉडी मोशन चल रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है और काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से बॉडी रुक गई, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन इट इज अ काइंड ऑफ अ फ्रिक्शन दैट एक्ट्स when a body rolls over the surface of another body, जब कोई गोली बॉडी, मान लीजिए बॉल या कुछ भी जो राउंड शेप वाली बॉडी रोल करती है ना, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन लगता है उसे कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू, रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है ये स्मॉलर होती है काइनेटिक फ्रिक्शन की से, ठीक है। अब देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन, गैसेस एंड लिक्विड्स आर जनरली नोन एज फ्लूइड। तो ये फ्रिक्शन गैसेस और फ्लूइड में लगता है। द फ्रिक्शन ऑफ द फ्लूइड इंक्रीजेज विद द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट एंड द स्पीड ऑफ द मूव। तो जैसे कि हवाई जहाज, प्लेन जो है हवा में चलता है, तो जितनी स्पीड से जाएगा उतना ज़्यादा उस पर फ्रिक्शन लगेगा पहली बात, और इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन लगता जाएगा, ठीक है। तो यही कह रहा, ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट एंड द स्पीड ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट विच आर मेड टू मूव इन फ्लूइड आर मेड स्ट्रीमलाइंड शेप टू रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफर बाय फ्लूइड। तो स्ट्रीमलाइन शेप यानी जैसे कि आपने देखा होगा एक एरोप्लेन का स्ट्रक्चर देखा है, आगे से मुंह उसका नुकीला रहता है, राइट। तो उसी को कहते हैं स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर। जैसा कि आगे से दिखने में प्लेन होता है ना, उस आगे वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर। उसी स्ट्रक्चर की वजह से उस पर लगने वाला फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है,
फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर बाय फ्लूइड, जो फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड यानी एयर, गैसेज एंड लिक्विड की बात हो रही है, जो कि हवा में लगते हैं, मतलब जो फ्रिक्शन फ्लूइड लगाता है उसे कहते हैं ड्रैग। क्या कहते हैं? ड्रैग। ठीक है, अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली। ठीक है, नेचुरली एंड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ। राइट, तो ये क्या कह रहा है कि जब 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 ये बॉडी ऐसे, ये बॉडी मान लीजिए बॉडी है, ये 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 इस तरफ घूम रही है। ठीक है, इस तरफ घूम रही है, तो एक फोर्स अंदर की तरफ लगती है, एक फोर्स अंदर की तरफ लगती है ताकि ये बॉडी को गोल घुमा सके। एक जैसे कि आप एक मतलब क्या बोलते हैं, रस्सी में पत्थर बांध के गोल घुमाते हैं, तो वो घूमता है, घूमता है, घूमता है, घूमता है, तो वो ऐसे ही घूमता है। तो क्यों घूमता है? क्योंकि उसको उस मोशन को, उस घुमाई को बैलेंस करने के लिए अंदर एक सेंट्रीपीटल फोर्स लगती है, सेंट्रीपीटल फोर्स लगती है। ठीक है, अब उसी इसी द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी सर्कुलर मोशन को, गोल गोल घूम रही है जो बॉडी, उसी सर्कुलर मोशन, उसी को कहते हैं सर्कुलर मोशन। उसी सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए जो फोर्स लगती है उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसकी वैल्यू होती है mv²/r। mv², जिसमें m मास होता है, v वेलोसिटी होती है और r रेडियस होता है। ठीक है, नेचुरल ये फोर्स अंदर की तरफ लगती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम। जो कि सन के अराउंड हमारा प्लैनेट घूमता नहीं है, तो अंदर जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि हमारे प्लैनेट को, सन जो है हमारे प्लैनेट पे लगाता है, वही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस क्या होता है कि एटम होता है, एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर घूमता है प्रोटॉन के अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, उसी अट्रैक्शन को कहते हैं क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जाम्पल देखिए। सेंट्रीफ्यूगल क्या है? इज अ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स मतलब इमेजिनरी फोर्स। इमेजिनरी फोर्स यानी कि दिखने वाली फोर्स नहीं है। इट इज ऑपोजिट एंड इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। ठीक है, जैसे कि क्रीम सेपरेटर यानी मक्खन निकालने वाली मशीन एग्जाम्पल है इसकी। सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर एग्जाम्पल आर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो यहीं पे आज हमारा फोर्स, मोशन एंड फ्रिक्शन खत्म होता है। राइट, तो अगर ये लेक्चर